नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान हुआ। दूसरे दौर में 92.47% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रिकॉर्ड मतदान के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान पर कड़ी निगरानी रखी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया काफी हद तक शांतिपूर्ण रही और कोई मौत या बड़े पैमाने पर हिंसा की रिपोर्ट नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल में टीएमसी सरकार की विदाई और बीजेपी को सत्ता में आने का संकेत दिया। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि इस बार के चुनाव में किसी की जान नहीं गई है, राज्य में भाजपा सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता गुंडागर्दी तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब गई है। असम के मंत्री और डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रशांत फुकन ने एग्जिट पोल पर कहा कि सभी एग्जिट पोल के मुताबिक असम में भाजपा की सरकार बन रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख जाएंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचारों पर चंडीगढ़ में 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेल जो पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब जम्मू तवी तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर स्थित 2 सबसे उल्लेखनीय इंजीनियरिंग संरचनाओं अंजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक विशेष सत्र आज बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। ओडिशा विधानसभा का आज एक विशेष सत्र आयोजित होगा। सत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में आज एक दिन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से होगा। सत्र के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने 1 मई को होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को फिजूल खर्ची और सरकारी खजाने पर बोझ बताया। तरुण चुग ने कहा कि अगर भगवंत मान सरकार वाकई गंभीर है तो उसे मजदूर दिवस पर दिखावा करना बंद करना चाहिए और तुरंत महंगाई भत्ता और कर्मचारियों से लंबित भुगतान के रूप में 15,000 करोड़ रुपए जारी करने चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य शहरी केंद्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज करना है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में सूरत में 1 और 2 मई को होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बिहार कैबिनेट ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 20,937 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को नई गति देने और निवेश के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार करने की दिशा में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रथम चरण एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 मई को इस परियोजना के प्रथम चरण की भूमि पूजन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 51 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने सभी के खिलाफ चालान कर कुल 12,750 रुपए का जुर्माना वसूला। भारतीय सेना और असम पुलिस ने ऊपरी असम में संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान में ULFA के एक सदस्य, 10 ओवर ग्राउंड वर्कर्स और 4 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु सिटी पुलिस ने शहर में चलाए गए कई अभियानों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 36.67 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार मिजोरम सरकार ने आपदा संबंधी सूचनाओं के रियल टाइम में प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से हुआरेल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मुफ्त सरकारी जमीन दिए जाने की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र यांत्रिक मेधा नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य में उद्योगों, शासन और सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। वह आज पालमपुर में स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जहां वे स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। मध्य प्रदेश के धार में इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 15 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में 35 से 40 मजदूर सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल परिसर की दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में हुआ। कर्नाटक के बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के पास दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत के मामले में कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक ने न्यायिक जांच की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दीवार गिरने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बेंगलुरु हादसे पर दुख जताया, घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक अस्पताल की दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही। मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के अंदर कुल 4,08,401 तीर्थयात्रियों ने 4 धाम यात्रा पूरी की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर ही 84,942 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में 7 दिनों के भीतर 2,07,452 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट से दूर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्त पोषण तंत्र पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की।
इस सप्ताह देश के कई हिस्सों में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिर सकती है। देहरादून मौसम केंद्र ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने, ओले गिरने के साथ ही करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से त्रस्त अधिकतर इलाकों में बुधवार को आंधी और बारिश के कारण लोगों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में तेज आंधी, तूफान और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। डीएम इंद्रजीत सिंह ने बताया कि तूफान ने बिजली आपूर्ति को भी प्रभावित किया, 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और कई खंभों को नष्ट कर दिया। बिहार के पटना में तेज हवाओं और बारिश ने मौसम को ठंडा और सुहावना बना दिया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज सुबह भलैसा घाटी में हल्की बारिश हुई। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की अवधि बढ़ा दी है। अब स्लॉट बुकिंग और गेहूं की खरीद पहले तय 9 मई की जगह 23 मई तक की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खरीद केंद्र की क्षमता के अनुसार उपज का तौल सुनिश्चित करने और अधिक से ज्यादा किसानों से खरीद करने के लिए हर केंद्र पर गेहूं बिक्री की दैनिक स्लॉट बुकिंग क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल तक कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2030-2031 तक भारत के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना पर विस्तार करने और निर्यात प्रोत्साहन मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने साल 2030-2031 तक कुल निर्यात का लक्ष्य 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखा है, जिसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन स्थित जलूद सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्रीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जन भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि 1000 करोड़ रुपए से कम संपत्ति और लोगों से जमा नहीं लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 1 जुलाई से पंजीकरण और आरक्षित कोष से संबंधित आवश्यकताओं से छूट पा सकती हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन गया है, जहां करीब 50 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने साल 2014 के बाद से अपने डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क में बड़ा विस्तार किया है। अब रडार की संख्या 14 से बढ़कर 50 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को 50.8 लाख से ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 73,000 से ज्यादा छोटे 5 किलो एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट किया है, जिससे डिजिटल सुविधा और आसान पहुंच में बड़ा सुधार हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है।
एफटीए को लेकर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये डील न्यूजीलैंड के लिए पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है। न्यूजीलैंड के लिए भारत के साथ आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई में भारत विश्व स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है और नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से 8 साल पहले ही हासिल कर चुका है। भारत केन्या का एक अहम व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 4.31 अरब डॉलर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जनपदों में तत्काल आलू क्रय केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि सुचारू रूप से आलू की खरीद प्रक्रिया जारी रहे। यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसके तहत किसानों से सीधे आलू की खरीद सुनिश्चित की जा रही है। भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और वैश्विक स्तर पर छवि विश्व शांति व्यवस्था को आकार देने वाले, आर्थिक स्थिरता और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाले देश की बन रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित रेजिलिएंट फ्यूचर समिट 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष मार्च में अनुमोदित जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत से आईफोन का निर्यात वित्त वर्ष 2026 के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतिम वर्ष में हासिल किया गया है। अडानी पावर लिमिटेड ने मार्च 31 को खत्म हुई चौथी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 64% की बढ़ोतरी दर्ज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता, तब तक अमेरिका उस पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से कहा कि यदि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अवैध नाकेबंदी जारी रखी तो अमेरिकी नौसेना को जल्द से कड़ी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को करीब 90 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और ईरान के मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया है, जिस पर पुतिन सकारात्मक दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाने पर विचार कर रहा है और इस बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने ये कहा है कि वह तब इस्तीफा देंगे जब उन्हें लगेगा कि ऐसा करना सही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फेड पर हो रहे कानूनी हमलों की वजह से उनकी चिंता को दिखाता है, जो फेड की मौद्रिक नीति को चलाने की क्षमता को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन भविष्य में यूएफओ के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी सार्वजनिक करेगा। चिली और बोलीविया के ओरोरो शहर में के बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। चिली के छात्र सैंटियागो की सड़कों पर राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट की सरकार की नीतियों के विरोध में उतर आए। टर्किश एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वह 1 मई से पश्चिम एशिया के 3 प्रमुख शहरों दमिश्क, बेरूत और अम्मान के लिए अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेगी। एयरलाइन के अनुसार इन रूट्स पर उड़ानें 28 फरवरी से निलंबित है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इस नाकाबंदी पर अमेरिका अब तक $25 अरब से ज्यादा खर्च कर चुका है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह समझदारी से काम ले। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की शर्त पर ही युद्ध विराम हो सकता है। अमेरिकी अदालत ने मेक्सिको के सिनालोआ प्रांत के गवर्नर समेत 9 अधिकारियों पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े अपराधों के आरोप लगाए हैं। उन पर अमेरिका में अवैध मादक पदार्थों के बड़े पैमाने पर आयात में सहायता का आरोप है। अमेरिका ईरान युद्ध का असर लगातार अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में देखने को मिल रहा है। बुधवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने यूएस बॉन्ड बाजार में हलचल मचा दी। फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5.8% से बढ़कर $110.44 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, लेकिन दोपहर तक यह कीमत फिर से बढ़कर $111.84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह इस सीजन में दूसरी बार है जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को मुंबई में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी छठी जीत दर्ज की। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड ने 76 तो हेनरिक क्लासेन ने नाबाद 65 रन की पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाए। हार के बाद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड का बयान, कहा हार स्वीकार की लेकिन अभी भी हम प्रतियोगिता में बने हुए हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन का बयान है और उन्होंने कहा है कि हमारे देश की नई सरकार बीसीसीआई के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारेगी। सौरभ कोठारी ने एक तरफा फाइनल में हमवतन पंकज अडवाणी को हराकर IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा। श्रीलंका क्रिकेट अध्यक्ष शमी सिल्वा समेत पूरी समिति ने दिया इस्तीफा। कुप्रबंधन के आरोपों के बीच शमी सिल्वा का ये बड़ा फैसला। भारतीय पुरुष टीम को थॉमस कप 2026 में अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद ग्रुप ए में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। अमेरिका की हैली बेप्टिस्टे आज खेलेंगी मैड्रिड मास्टर्स का सेमीफाइनल मुकाबला। सामने रूस की मीरा आंद्रीवा को चुनौती। ऑस्ट्रिया की अनास्तासिया पोतापोवा भी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना पिल्स्कोवा को हराया। विश्व नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में राफेल जोडार को 6-2, 7-6 से हराया। सेमीफाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स से सामना। ब्रिटेन के जैक ड्रेपर अब अगले कुछ महीने टेनिस कोर्ट से दूर रहेंगे। दरअसल ड्रैपर घुटने की चोट से परेशान है। ऐसे में वे अगले महीने शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में भी दिखाई नहीं देंगे। पंजाब FC ने जीता AIFF एलीट यूथ लीग का खिताब। जिंक फुटबॉल अकादमी को 3-0 से हराया। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में देर रात खेले गए मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल के बीच सेमीफाइनल के पहले लेग का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ और रोनाल्डो के हेडर की मदद से जीता अल नस्र। मैच में अल अहली को 2-0 से हराया। अल नस्र ने लगातार 20वीं जीत दर्ज की। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।